हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एंड हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था क्लास 6 का करंट चैप्टर। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के नेक्स्ट टॉपिक को, क्लास 7 का चैप्टर 14, दैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट्स। सो इसमें अगेन मैंने सिर्फ और सिर्फ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के उससे हमें याद रखने चाहिए, सिर्फ वही लिखे हैं, बाकी सब मैंने एक्सक्लूड किया है। सो यू कैन ऑल्सो गो थ्रू द चैप्टर दैट इज़ चैप्टर 14 ऑफ क्लास 7। ओके, सो सबसे पहले गिवन पार्ट इज़ कंपोनेंट्स एंड उनके सिंबल। सो कल हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल क्या होता है। सो हमने पढ़ा था जहाँ पे भी लंबी डंडी आएगी वो हमेशा पॉजिटिव डिनोट करेगी, वाइल जहाँ छोटी आएगी वो नेगेटिव, राइट। सो दिस इज़ हाउ अ सेल इज़ डिनोटेड। बड़ा वाला डंडी इज़ पॉजिटिव टर्मिनल, वाइल द छोटी वाली इज़ नेगेटिव टर्मिनल। नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल कुछ इस टाइप का होता है। देन इज स्विच ऑन। स्विच ऑन के लिए हमेशा हमें ऑब्वियसली याद रखना है कि जब सर्किट क्लोज्ड होगा, सारी जगह से बंद होगा, तभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर पाएगी। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द स्विच ऑन पोजिशन। वाइल जो नेक्स्ट आप देखोगे उसमें क्या है, सर्किट ब्रेक हुआ है, राइट। सो हियर यू कैन सी दैट सर्किट is open, so that's why it's a switch off position, right? Circuit break हुआ है, key open है, switch open है, so that's why it's a switch off position. Next is battery. बैटरी होती है एक से ज़्यादा सेल जब आपस में कनेक्ट हुए होते हैं, that is known as a battery. So this represents a battery. बीच में डॉट डॉट है, that means एक से कितने भी ज़्यादा हो सकते हैं. So here 2 या फिर 3 या 4 कितने भी ज़्यादा, एक से ज़्यादा सेल इज़ फॉर बैटरी। वाइल वायर के लिए हम सिंपल एक लाइन डिनोट करते हैं। नेक्स्ट इज फॉर एक्सपेरिमेंट शोइंग इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस हीट। तो हमें ऑलरेडी बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या करती है, हीट प्रोड्यूस करती है, राइट। सो उस एक्सपेरिमेंट के लिए हमने यूज़ किया है नाइक्रोम वायर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा वायर यूज़ किया है, नाइक्रोम वायर, जिसको रेजिस्टेंस वायर भी कहते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स मटेरियल वो रेजिस्टेंट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, और जिसकी वजह से वो हीट अप हो जाती है, राइट। तो नाइक्रोम वायर यूज़ करते हैं कौन से एक्सपेरिमेंट के लिए, कि इलेक्ट्रिक करंट लीड्स टू हीटिंग इफेक्ट। ये शो करने के लिए हमने नाइक्रोम वायर का यूज़ किया था। अब नाइक्रोम वायर की जब हम बात करें तो नाइक्रोम वायर इज़ एन अलॉय ऑफ, सबसे पहला Ni दिख रहा है, राइट। तो Ni इज़ फॉर निकल, देन वी हैव CHRO, क्रो, दैट इज़ फॉर क्रोमियम, एंड Me इज़ फॉर मैंगनीज, राइट। Me इज़ फॉर मैंगनीज। तो और इसमें क्या होता है, आयरन भी होता है। सो क्या क्या होता है, किस चीज़ का अलॉय होता है नाइक्रोम वायर, निकल, Ni से निकल, CHRO क्रो से क्रोमियम, Me से मैंगनीज, और आयरन भी होता है, राइट। सो इट्स एन अलॉय एंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रेजिस्टेंस वायर। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ हीट जो प्रोड्यूस होती है एक वायर में, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। हमने ये जो पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, हीट प्रोड्यूस करती है ना कंडक्टर, बट वो हीट जो प्रोड्यूस हुई है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगी। सो फर्स्टली इट विल डिपेंड ऑन द मटीरियल, कि क्या मटीरियल यूज़ हुआ है, कौन सा मटीरियल का वायर है। नेक्स्ट इज लेंथ एंड थिकनेस ऑफ द वायर, ठीक है, मटीरियल, लेंथ एंड थिकनेस। तो जो हीट प्रोड्यूस होता है इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। इसका मतलब ये है कि अगर हमने लेंथ बढ़ा दी तो हमारा हीट प्रोड्यूस भी बढ़ जाएगी, वाइल हमने लेंथ कम कर दी तो हीट प्रोड्यूस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मतलब लंबी वायर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी। नेक्स्ट है कि हीट इज़ ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस। हीट प्रोड्यूस्ड इज़ ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम
थिकनेस बढ़ाएंगे, मतलब उसका मोटापा बढ़ाएंगे, वायर का थिक वायर लेंगे, मोटी वायर लेंगे, तो हीट प्रोड्यूस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वाइल अगर हमने उसी टाइम अगर थिकनेस कम लिया, जैसे बहुत ही पतली वायर ली, तो क्या हो गया, हीट प्रोड्यूस ज़्यादा हो जाएगा। जैसे हम बल्ब में देखते हैं, फिलामेंट में हमने देखा था बहुत ही थिन टंगस्टन वायर यूज़ होती है। थिन होगी मतलब कम थिकनेस होगी, तो हीट प्रोड्यूस क्या होगी, ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से वो ग्लो करता है। नेक्स्ट इस स्टील वूल के साथ भी उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, वही मटेरियल का दिखाने के लिए। सो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा एक सेटअप है, उसमें ये जो वायर है, यहाँ पे पहले नाइक्रोम वायर रख के देखा तो क्या हुआ, हीट प्रोड्यूस हुई। वाइल जब यहाँ पे स्टील वूल, जब आप लोगों ने स्टील वूल देखा होगा जो बर्तन धुलते हैं घर पे, उसमें जो स्टील वाली एक थोड़ा हार्ड सा मटेरियल होता है जो स्कॉच ब्राइट की तरह हम यूज़ करते हैं फॉर क्लीनिंग द यूटेंसिल्स, दैट इज़ नथिंग बट स्टील वूल, राइट। तो स्टील वूल को जब हमने एक यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में रखा, और एक्सपेरिमेंट में क्या क्या दिख रहा है मैं एक बार बता देती हूँ। सबसे पहले तो ये हमारे क्या है, नेल्स हैं, कील। फिर उसके बाद ये वायर्स हो गई, यहाँ पे बैटरी लगा दी और यहाँ की है। तो क्या होगा, जैसे ही हम यहाँ कोई वायर लगाएंगे तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, और कंडक्टर में हमें हीट प्रोड्यूस हम पता कर पाएंगे। तो हमने इसमें देखा जब हमने स्टील वूल यूज़ किया तो वो मेल्ट हो गया, वाइल नाइक्रोम वायर में बहुत अच्छे से हीट प्रोड्यूस हो रहा था, राइट। अब नेक्स्ट जो हम कॉमनली देखते हैं दैट इज़ इलेक्ट्रिक बल्ब जो होते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब जो होते हैं दे प्रोड्यूस हाई अमाउंट ऑफ हीट। हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक बल्ब में टंगस्टन होता है, एकदम बहुत अच्छा हीट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी हमारी वेस्ट हो जाती है, राइट। इलेक्ट्रिक बल्ब में हीट प्रोड्यूस होने के कारण हमारी काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो जाती है। सो इस वेस्टेज को कम करने के लिए इसके रिप्लेसमेंट में हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, एक है फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट्स एंड CFLs। CFL का फुल फॉर्म हो गया कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प्स, ठीक है। तो फ्लोरेसेंट से रिलेटेड दो चीज़ें याद रखनी है आपको, एक तो हो गया फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट्स एंड एक हो गया CFLs कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प्स, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और बात है, जब भी आप ये इलेक्ट्रॉनिक कोई भी गैजेट्स खरीदने जाते हो, प्लीज़ डू चेक अबाउट द ISI मार्क। ये मैं अभी क्यों बता रही हूँ, क्योंकि MCQ में आ सकता है कि कौन सा मार्क हमें देख के इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें लेनी चाहिए। तो कौन सा मार्क होगा, ISI मार्क विच इज़ गिवन बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है। ISI मार्क जो कि कौन देता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल फ्यूजेस। आप लोगों ने सुना होगा पहले घरों में इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ लगते थे ताकि शॉक से बचें या शॉर्ट सर्किट से बचें। तो इसमें क्या होता है, ये कहाँ कहाँ यूज़ होते थे, सेफ्टी इन बिल्डिंग्स, अप्लायंसेस एट्सेट्रा, यहाँ यूज़ होता है क्या, इलेक्ट्रिकल फ्यूजेस, राइट। नेक्स्ट है रीजंस ऑफ एक्सेसिव सर्किट, शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड्स। अब ये जो शॉर्ट सर्किट्स होते हैं, ओवरलोड्स होते हैं, उनके रीज़न क्या क्या है। तो एक तो रीज़न हो गया वियर एंड टेयर ऑफ इंसुलेशन ऑफ द वायर। मतलब सपोज़ आपके पास एक वायर थी, ठीक है, अब पुराने होने की वजह से, घिस जाने की वजह से उसके ऊपर जो इंसुलेशन थी वो क्या हो गई, घिस जाती है, हट जाती है। अब क्या होगा, जब ये इंसुलेशन ही हट गई हैं दोनों वायर्स की, तो इसके अंदर जो मेटल वायर थी, ये तो इंसुलेशन था, अब इसके अंदर क्या होगी हमारे पास, चल जाओ, इसके अंदर क्या होगी, वायर होगी। अब ये वायर्स क्या हो जाएंगी, डायरेक्ट कांटेक्ट में आते ही शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो फर्स्ट रीज़न हमारा क्या हो गया, वियर एंड टेयर ऑफ द इंसुलेशन विच दस लीडिंग टू डायरेक्ट टचिंग ऑफ द वायर्स, है ना। वियर एंड टेयर मतलब घिसना, वो जो ऊपर की इंसुलेटिंग कवर थी वो क्या हो गई, वियर एंड टेयर हो गई, हट गई, घिस गई। नेक्स्ट है
मैनी डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ सिंगल सॉकेट। एक सॉकेट में आप लोगों ने देखा होगा कई बार काफ़ी सारे डिवाइसेस लगा रखे हैं, एक मोबाइल चार्जिंग का लगाया हुआ है, एक कुछ और लगाया हुआ है। तो जब एक स्विच पे, सिंगल सॉकेट पे आप काफ़ी सारे डिवाइसेस कनेक्ट करते हो तो भी क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। तो ये दो रीजंस हमें याद रखना है। फर्स्ट है वेयर एंड टेयर एंड सेकेंड है मैनी डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ सिंगल सॉकेट। अब ये आप लोगों ने बहुत सुना होगा, इवन अपने घर में देखा होगा, MCB, राइट, जिसका फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स, राइट, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। आप लोगों के घर में एक बॉक्स होगा, है ना, एंड देन वहाँ पे ऐसे स्विचेस होते हैं जो कि कभी कभी क्या होता है, लाइट चली जाती है या कुछ हो जाता है तो ये नीचे हो जाते हैं, फिर आपके मम्मी पापा उसको खोलते हैं और फिर इसको वापस ऊपर कर देते हैं, राइट। गूगल पे बिल्कुल सर्च करिएगा, आप लोगों को याद आ जाएगा कि क्या है ये MCB। तो MCB जो होते हैं वो आर नाउ रिप्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्यूजेस। जहाँ पहले इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ होते थे, अब वहाँ क्या घरों में लगाया जाता है, MCB लगाया जाता है। इसका काम क्या होता है, जब करंट एक्सीड्स द सेफ लिमिट, मतलब एक सेफ लिमिट से ज़्यादा करंट फ्लो होने लग जाता है तो ये ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाता है। जब करंट एक सेफ लिमिट से ज़्यादा फ्लो होता है तो क्या होगा, अगर आपने उसको टच कर लिया, गलती से कोई आपका हाथ चला गया सॉकेट पे तो आपको शॉक लग जाएगा, राइट, यह शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इससे बचने के लिए क्या होता है, MCB होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली इस केस में स्विच ऑफ हो जाते हैं एंड देन आफ्टर सम टाइम यू कैन मैनुअली स्विच इट ऑन। अब इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ओयरस्टेड, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, हैंस क्रिश्चियन ओयरस्टेड। इन्होंने क्या किया, जब वायर में इलेक्ट्रिसिटी पास की तो इन्होंने देखा ये तो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। जो इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक नीडल्स होती हैं, इन्होंने जब उस वायर के पास रखी तो वो क्या करे, डिफ्लेक्शन शो किया उसने। ये जो मैग्नेटिक नीडल थी उसने डिफ्लेक्शन शो किया। डिफ्लेक्शन का शो करना मतलब उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, राइट। सो हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि हैंस क्रिश्चियन ओयरस्टेड ने बोला कि किसके बारे में बताया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में इन्होंने बताया। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रिक करंट क्या करेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट करेगा, मैग्नेटिज्म क्रिएट करेगा, ये उन्होंने बताया था। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो उसमें भी उनका नाम आएगा। नेक्स्ट है अब जो हमने मैग्नेटिक इफेक्ट्स के बारे में पढ़ा, अब उनके एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं, हम उसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेट। कैसे बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, एक सपोज ये आयरन ब्लॉक है ना, जो कि क्या मेटल है, कंडक्टर है। अब इसके आसपास अगर आपने कॉइलिंग कर दी ऑफ अ वायर और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की, ठीक है। अब जैसे ही इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो हमने पढ़ा है कि ये कैसे बिहेव करेगा, मैग्नेट जैसा, मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा। अब इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि ये क्या था, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, इसको अब हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी हट जाएगी ये मैग्नेट की तरह बिहेव करना बंद हो जाएगा, राइट। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, इसका एप्लीकेशन है। और कहाँ कहाँ यूज़ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्रेन्स के एंड पे, सपोज क्रेन को किसी मेटल के हैवी ब्लॉक को उठाना है, ठीक है, तो क्या करते हैं, उसके एंड पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होगा, क्रेन से वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट से क्या होगा, ये लोहे का आइटम जाके अटैच हो जाएगा और फिर उसको सपोज इधर रखना है तो क्या होगा, वो इधर लेके आएंगे। अब उसको छोड़ना भी तो है, तो इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी तो ये नीचे ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है।
मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप बोल सकते हो कि फिर हम मैग्नेट क्यों नहीं यूज़ कर सकते इस केस में, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों चाहिए। तो वो इसलिए चाहिए कि सपोज़ हमने उठा तो लिया मैग्नेट की वजह से यहाँ पे, बट जब हमें यहाँ शिफ्ट करना था तो वो उसको छोड़ कैसे पाएंगे, उसको ड्रॉप कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे। बट अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट हुआ तो यहाँ पे तो इसको हमने मैग्नेट जैसे बना दिया, यहाँ पे जाके हमने इसकी इलेक्ट्रिसिटी हटा दी, इलेक्ट्रिसिटी ही हमने हटा दी, तो अब ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा, जिसकी वजह से अब ये क्या होगा, नीचे हम उसको ड्रॉप कर सकते हैं मेटल बॉक्स को। सिमिलरली कहाँ कहाँ यूज़ होगा, जंक को हटाने के लिए, मतलब काफ़ी जंक का आइटम है, उसके अंदर से हमें लोहे की या कोई भी मेटल की चीज़ सेपरेट करनी है, वो कर सकते हैं। डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिकल बेल बहुत इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसका, इसको हम डिटेलली देखेंगे। इलेक्ट्रिकल बेल क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, एप्लीकेशन है किसका, मैग्नेटिक इफेक्ट का। तो इसमें होता क्या है, सी इसके पार्ट्स बता देती हूँ। सबसे पहले एक स्विच लगता है, एक सेल लगता है, और बैटरी भी लगा सकते हैं, बैटरी भी लगा सकते हैं, ठीक है। वो फिर हमारे पास होता है सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा ये कंडक्टर, जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, कॉइलिंग करते हैं ऑफ अ वायर। एंड फिर हमारे पास यहाँ पे होता है हमारा हैमर और गोंग, गोंग जिससे हैमर जाके स्ट्राइक करता है, और यहाँ पे वापस हमारा क्या होता है, एक मेटल होता है, ठीक है। और अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो हैमर का है कनेक्शन, वो इस वायर से एक स्क्रू के थ्रू कनेक्शन होता है, जो कि परमानेंट कनेक्शन नहीं है, बस एक टच हो रहा है, ठीक है। तो अब इस केस में क्या है, स्विच बंद है, सेल कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, तो इसका मतलब अब क्या हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर भी फ्लो कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, मतलब अब ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, मैग्नेट की तरह। अब जैसे ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, ये किसको अट्रैक्ट करेगा, दूसरे मेटल को। जैसे ही ये अट्रैक्ट किया तो क्या होगा, कुछ इस तरह का दिखेगा, है ना। जैसे ही अब इसने क्या किया, अट्रैक्ट किया इसको, तो ये क्या हुआ, जो हमारा हैमर था उसने गोंग को हिट किया और टन की आवाज़ आई। बट इसके साथ एक और चीज़ हुई कि ये जो हमारा कनेक्शन था वो अब ब्रेक हो गया। जब ये कनेक्शन हमारा ब्रेक हो गया तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर से फ्लो कर रही थी और इसको मैग्नेट बना रही थी, वो अब क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो अब ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो जब ये मैग्नेट की तरह अब बिहेव नहीं कर रहा है तो सिंपल सी बात है कि अब ये अट्रैक्ट भी नहीं करेगा। तो अब ये वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे चला जाएगा, और वापस कैसी पोजीशन हो जाएगी, ऐसे। फिर वापस इसके अंदर से कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई, मैग्नेट की तरह बना, अटैच किया, अट्रैक्ट किया, फिर वापस ऐसी पोजीशन आ जाएगी। तो जब भी आप इलेक्ट्रिक बेल बनाते हो तो उसमें कंटिन्यूस टन 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 होता है, कंटिन्यूस बार बार टन होता है, उसके बाद स्टॉप, फिर टन, फिर स्टॉप, टन, फिर स्टॉप, राइट। सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस फिनोमेना। अगर आप चाहो तो आप एक बार इसको रीड कर सकते हो, ये मैंने सिर्फ ऐसे ही लिखा है फॉर द अंडरस्टैंडिंग। यू शेप्ड मेटल है, विद वायर विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, दिस विल अट्रैक्ट द मेटल विद हैमर, the circuit will break as soon as the hammer moves towards the electromagnet. Now back to its position आ जाएगा and then repeat, ठीक है। So this was the working of an electric bell, which is an application of electromagnet. So that was it for class 7th current chapter. We'll continue with the class 8th chapter in the next video. Till then, take care and do like and share if you like the videos. Thank you.